हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो लेक्चर। आज इस लेक्चर के अंदर हम न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर और यू कैन से न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला डिराइव करेंगे और उस फॉर्मूले को यूज करके हम ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल एंड सिम्पसन 3/8 रूल का भी डेरिवेशन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है कि न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर क्या होता है, या यूँ कहें कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आपके सामने एक कर्व मैंने दिखाया है y = fx। अगर इस कर्व के लिए आप डिफरेंट वेरिएबल वैल्यूज चूज करते हैं, जैसे कि x0 + h, x0 + 2h, तो उन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यूज जो है वो कितनी है, y0, y1, y2, yn। सो अगर आपके पास किसी कर्व के लिए, जैसे कि y = fx आपका कोई फंक्शन है, उस फंक्शन के लिए अगर आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज अवेलेबल हो, तो आप ट्रेडिशनल जो इंटीग्रेशन करते हैं किसी फंक्शन का, उसकी बजाय आप न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। So given a set of tabulated values of the integrand fx, to find the value of integral limit x0 to x0 plus nh fx dx is basically known as numerical integration। तो अगर आपके पास टेबुलेटेड वैल्यूज फंक्शन की गिवन है, तो आप फंक्शन का इंटीग्रेशन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड के थ्रू कर सकते हैं। सो इफ द इंटीग्रेंड हैज नो सिंगुलर पॉइंट, अब आता है कि सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो अगर आपका फंक्शन कॉम्प्लेक्स नेचर का है, जैसे कि दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और सिंपल फंक्शन भी हो सकता है। अगर किसी पॉइंट के ऊपर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो पॉइंट आपके सिंगुलर पॉइंट्स कहलाते हैं। तो हमारा जो डोमेन है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे कोई सिंगुलर पॉइंट्स हो। कहने का मतलब फंक्शन की हर एक पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। सो इफ द इंटीग्रेंड हैज नो सिंगुलर पॉइंट्स इन द फील्ड ऑफ द डोमेन, then we can calculate the value of the definite integral of that integrand by any numerical method. So the process for finding the values of the integral of a function of a single variable is called quadrature. I think आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि जब आप न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के थ्रू किसी इंटीग्रल को सोल्व कर लेते हैं, तो ये आपका न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर कहलाता है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वाड्रेचर जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करते हैं फॉर इक्वली स्पेस्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर कि let y = fx be a function which assumes the values y0, y1, yn corresponding to the values of the arguments x = x0, x0 plus h, x0 plus 2h एंड लास्ट जो वैल्यू है आपकी वो कितनी है, x0 plus nh। कहने का मतलब आर्ग्यूमेंट की आप डिफरेंट वैल्यूज ले रहे हैं, कहां से कहां तक, x0 से लेकर के x0 plus nh तक, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की जो वैल्यूज है वो कितनी है, y0, y1, yn। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा इंटरवल है, सपोज a, b, इस इंटरवल को हम n सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं, जिनकी सबकी जो विड्थ है वो कितनी है, h है। तो हमारा जो फर्स्ट जो मेंबर होगा वो कितना हो जाएगा, जो x0 है दैट विल बी द a, द नेक्स्ट वन विल बी द x1 = x0 plus h, देन लास्ट वन दैट इज द xn जो है हमारा कितना हो जाएगा, x0 plus nh, दैट इज द b। तो आपने क्या किया है कि जो ए बी इंटरवल था आपका, उस इंटरवल को आपने सब n सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया और हर एक सब इंटरवल की विड्थ कितनी मानी है हमने, h मान ली। तो अब हमको यहाँ पर जो करना है वो ये है कि हमें
इंटीग्रल की वैल्यू को डिटरमाइन करना है यहाँ पे। तो वो जो इंटीग्रल की वैल्यू डिटरमाइन करनी है वो एक बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो वो हमारा क्या है, आई, और हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, ए टू बी, देन एफ एक्स डी एक्स। सो वी वुड लाइक टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। तो अगर आपको इसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है यहाँ पे, तो हमारा जो a है बेसिकली वो कौन है, x0, और b है वो कितना आपका x0 प्लस NH। सो ये दोनों वैल्यूज हम इसके आगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो लिमिट विल फ्रॉम x0 टू x0 प्लस NH एंड द फंक्शन इज fx dx। ये तो हमारा इंटीग्रल हो गया जिसकी वैल्यू जो है हमको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के थ्रू फाइंड आउट करनी है। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ये आपको फॉर्मूला इंटरपोलेशन के अंदर आराम से मिल जाएगा और यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ। सो y इक्वल्स टू, हमने फंक्शन कितना माना है, y इक्वल्स टू एफ एक्स, और इसकी जो वैल्यू है वो हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, y0 प्लस u डेल्टा y0 प्लस u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y0 प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब y0। इस तरह से आपकी टर्म्स जो है वो चलती जाएगी। अब यहाँ पर आपने ये जो u लिया है, इस u की वैल्यू बेसिकली कितनी है, u इक्वल्स टू x माइनस एक्स नॉट बाई एच। ये हमारी वैल्यू हो गई है u इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स नॉट बाई एच। तो आपने जो इंटीग्रल डिटरमाइन करना है वो हमारा कितना था, i इक्वल्स टू x0 टू x0 प्लस NH fx dx। तो यहां पर आप देखेंगे u इक्वल्स टू कितना आ रहा है, x माइनस एक्स जीरो बाई एच। तो अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो देखो कितना आएगा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूं तो कितना आ जाएगा, du इक्वल्स टू dx बाई एच। एक्स नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी डिफरेंशिएशन के बाद, 0। तो यहां से आपको कितना मिल गया, एक्चुअल में dx की वैल्यू आपको मिल गई है h du। ये dx की जो वैल्यू है वो हम इस इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और साथ में हमारी जो लिमिट्स है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे इनकी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो कितना आएगा, जरा देखो पहले लिमिट कितनी है, x0। तो अगर हम x की जगह x0 रखेंगे तो x नॉट माइनस x0 कितना हो जाएगा, 0। तो लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी आपकी, 0। अब अगर आप x की जगह रखेंगे x नॉट प्लस NH, तो x नॉट से x नॉट कैंसिल हो गया, NH बाई h, h से h कैंसिल हो गया, तो हायर लिमिट कितनी आ गई, n। तो ये आपके आ गया 0 टू n। और dx की जगह क्या रखना है आपको, h du। तो h को हम बाहर रख सकते हैं यहाँ पर, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, fx देन du। अब ये जो fx जो है वो हम यहाँ से न्यूटन का जो फॉरवर्ड जो फॉर्मूला आपने यूज किया है, यहाँ से इसकी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो नेक्स्ट लाइन के अंदर ये जो fx मैंने लिखा है, ये जो पार्ट लिखा है, इसकी जगह मैं यहाँ से ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ और फिर इसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो मेरे पास इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जरा देखें, 0 टू n i इक्वल्स टू था ना, i इक्वल्स टू 0 टू n h। fx की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पे, y0 प्लस u डेल्टा y0 प्लस u माइनस
u इंटू यू माइनस वन बाई फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर वाई जीरो प्लस यू माइनस वन यू माइनस टू बाई फैक्टोरियल थ्री डेल क्यूब वाई जीरो। इस तरह से आपकी टर्म चलती जाएगी और लास्ट में यहाँ पे कितना लिख देंगे हम du। तो सबसे पहले ये जो टर्म्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई करके इनको ओपन कर लेते हैं और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं h 0 to n देन y0 प्लस u डेल्टा y0 और इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास 1/2 u स्क्वायर माइनस u और साथ में टर्म कितनी आपकी डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट। अब यहाँ पे इसको भी सोल्व कर लेते हैं हम। तो इसको सोल्व करेंगे तो एक आपका बन जाएगा ये u स्क्वायर माइनस u और दूसरा ब्रैकेट कितना है u माइनस टू बाई फैक्टोरियल थ्री का मतलब कितना हो जाएगा 6 देन डेल क्यूब वाई जीरो। इस तरह से आपकी टर्म्स जो है वो चलती रहेंगी और ये आपके साथ में du। तो एक बार हमें इसको एक बार फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे हमारी फाइनल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो एक बार मैं फिर से इसको लिख देता हूँ h 0 to n y0 प्लस डेल्टा y0 प्लस 1/2 u स्क्वायर माइनस u डेल्टा वाई स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो पहली टर्म आ जाएगी u क्यूब और फिर आएगा माइनस का 2u स्क्वायर और माइनस का u स्क्वायर तो माइनस का 3u स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा 2u। आप इसको अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यही टर्म आने वाली है। सो डेल क्यूब वाई जीरो du। अब हम क्या कर सकते हैं इसका u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो जब u के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे h तो पहली टर्म तो आ जाएगी u वाई जीरो प्लस u स्क्वायर बाई टू डेल्टा वाई जीरो प्लस 1/2 अब u स्क्वायर का कितना आ जाएगा u क्यूब बाय 3 माइनस u स्क्वायर बाय 2 डेल स्क्वायर वाई जीरो और यहाँ पर कितना आपके पास 1/6 और u क्यूब का हो जाएगा u 4/4 माइनस 3u क्यूब बाई 3 प्लस 2u स्क्वायर बाई 2 और साथ में कितना है डेल क्यूब वाई जीरो और लिमिट लगा देते हैं इसकी 0 to n। अब अगर आप 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा है ना, तो n रखेंगे तो n की वैल्यू इसके साथ आ जाएगी। तो यहां से देखिए कि u सब में कॉमन आ रहा है तो u की जगह हम क्या लगा देंगे लिमिट n लगा देंगे और n को हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये बाहर निकलने के बाद कितना बचता है देखो NH। तो यहां से आपने कॉमन ले लिया तो यहां पे क्या रह गया केवल y0 प्लस यहां रह जाएगा n/2 डेल्टा y0 प्लस अब 1/2 और यहां रह गया आपके पास u स्क्वायर बाई 3 माइनस u/2 डेल स्क्वायर y0 प्लस 1/6 अब हो जाएगा आपका u क्यूब बाई 4। सॉरी मैं लिमिट लगाना इसमें भूल गया, यहाँ पे u की जगह n आना चाहिए था तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ये हो जाएगा n स्क्वायर और इसको भी यहाँ से करेक्ट कर देते हैं n हो जाएगा और यहाँ भी ये कितना हो जाएगा n क्यूब, क्योंकि u की वैल्यू हमें लगानी ना लिमिट तो n क्यूब हो गया। सो n क्यूब बाई 4 माइनस 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया
और एक आपका n कॉमन चला गया, तो अब ये कितना बच जाएगा यहाँ पे n स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक n कॉमन हो जाएगा तो कितना रह जाएगा n। अब आगे आपके पास डेल क्यूब y0 और ये टर्म्स आगे चलती रहेंगी। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई चाहे तो हम कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं आप इसको n h y0 प्लस n/2 डेल्टा y0। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, तो देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 आ रहा है, 6 एलसीएम आ रहा है, 2 नीचे है तो टोटल कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा यहाँ पे। और n आपका कॉमन आ रहा है तो n एक बार मैं बाहर निकाल सकता हूँ इसको, तो ये बन जाएगा 2n-3 कितना आ जाएगा डेल स्क्वायर y0 प्लस अब यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 6 और 4 ये आ जाएगा 24, n कॉमन आ रहा है बाहर और ये कितना बन जाएगा आपका, देखिए 4 यहाँ पे आपके था तो 4 n कॉमन रह गया तो n स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 4n और प्लस का 4 डेल क्यूब y0 प्लस, ये हमारी फाइनल टर्म जो है आ चुकी है। चाहे तो हम यहाँ पे इसको स्क्वायर फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो स्क्वायर फॉर्मेट में अगर आप इसको लिखेंगे तो ये टर्म क्या बन जाएगी आपकी n और किसका स्क्वायर बन जाएगा n-2 का होल स्क्वायर अपॉन 24 डेल क्यूब y0। तो ये कहां तक चलेगा आपका अप टू n+1 टर्म्स, सो यू कैन राइट हियर अप टू n+1 टर्म्स। So this is basically known as a जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला। तो हमने यहाँ पे जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला को डिराइव कर लिया है। अब आप इस जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूले से ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन 1/3 सिम्पसन 3/8 रूल को हम डिराइव कर सकते हैं। सो वी हैव डिराइव्ड द जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला और वो कितना आ गया आपका लिमिट x0 टू xn fx dx इक्वल्स टू nh y0 प्लस n/2 डेल्टा y0 प्लस n 2n-3/12 डेल स्क्वायर y0 प्लस n-2 होल स्क्वायर बाई 24 डेल क्यूब y0। ये हमारा जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला था। अब इस जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला को यूज करके हम ट्रेपेजॉइडल रूल जो है वो निकालेंगे। So for trapezoidal rule you need to put the n equals to 1 in the general quadrature formula। अगर आप इस जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर इस फॉर्मूले में आप n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे और फिर हम इसको आगे सोल्व करेंगे, then you will get the trapezoidal rule। So putting n equals to 1 into general quadrature formula and taking the curve y equals to fx between the points x0, y0 and x1, y1 as a straight line। मतलब आपके पास दो पॉइंट है x0, y0 एंड x1, y1, इन दो पॉइंट को मिलाने वाली हम एक स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ कर लेते हैं, दैट मीन्स द कर्व इज अप्रोक्सीमेटेड बाय ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। तो जो हमारा कर्व y इक्वल्स टू fx है उसका जो आपने अभी जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला निकाला, अगर उसमें n की वैल्यू 1 रख देते हैं देन वी हैव 2 पॉइंट्स, अगर उनको मिलाने वाले हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं तो इस टाइप के पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी 1, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन है उसकी लीनियर इक्वेशन बनेगी और लीनियर इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है 1 होती है। सो द कर्व इज अप्रोक्सीमेटेड बाय ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो सेकेंड ऑर्डर और हायर जो ऑर्डर के डिफरेंसेस हैं जो इस जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला में आपने यूज किए हैं, देखिए कौन सी टर्म है आपकी, ये जो टर्म है यहाँ पे देखिए ये वाली,
और आगे जो क्यूब वाली ये जो टर्म्स है वो कितनी हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। सो अगर हम जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला के अंदर n की वैल्यू 1 पुट कर दें तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो एक 1 डिग्री का बन जाएगा। इसके लिए हमको हायर ऑर्डर डिफरेंसेस को 0 करना होगा, तो आपका फॉर्मूला फिर कहाँ तक रह जाएगा, केवल यहीं तक का रह जाएगा, ये वाला पार्ट। तो इसी फॉर्मूले को एक बार हम दोबारा से लिख करके और इस ट्रेपेजॉइडल रूल को डिराइव कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे n की वैल्यू को 1 रख करके और इसको वापस से रीराइट कर रहा हूँ। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, x0 to x1 fx dx। अब n की वैल्यू 1 रख दी तो कितना आ जाएगा, h, और पहली टर्म क्या थी मेरी, y0, फिर द n/2 तो वो हो जाएगा 1/2 और कितना हो जाएगा, डेल y0। आगे के ऑर्डर्स को हमने क्या कर दिया है, 0 कर दिया है। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आपने लिखा है तो उसको हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लेते हैं। सो y0 प्लस 1/2 और डेल्टा y0 क्या लिखा जा सकता है, y1 माइनस y0। तो अगर y1 माइनस y0 को मैं सॉल्व करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, देखें आप, 2 तो बाहर आ जाएगा, देखो y0 और यहाँ पे माइनस का हाफ y0, तो एक्चुअल में प्लस का हाफ रह जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, y0 प्लस yn। तो आपके पास ये जो इंटीग्रल की वैल्यू है जिसकी लिमिट कहां से कहां तक है, x0 to x1 fx dx, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। इसको चाहें तो आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। तो अगर आप इसी सिमिलर फैशन में अगर आप इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगाते हैं x1 से लेकर के x2 fx dx, तो आप देख के बता सकते हैं इसको आराम से कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, h/2 देन y1 प्लस y2। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, सेकेंड इंटीग्रल की। अगर इसी तरह से हम वापस से लिखना चाहें कहां से कहां तक, x2 से लेके x3 fx dx, तो इसकी वैल्यू जो है आपके पास कितनी आ जाएगी, h/2 y2 प्लस y3। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। तो अगर हम यहीं पे फिर से एक बार वैल्यू लिखें, जैसे कि मैं लिमिट लगाता हूं x n-2 x n-1 fx dx, तो सिमेट्री से जब आप इसकी वैल्यू लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, y n-2 प्लस y n-1, ये आ गया। अब अगर हम इसी तरह से अगर इंटीग्रल की लिमिट्स चूज कर लेते हैं x n-1 टू xn fx dx, तो अगर ये वैल्यू आप रखेंगे तो क्या आएगा, h/2 देन y n-1 प्लस yn। तो अब यहाँ पे जैसे इसको हम नंबरिंग कर देते हैं कि इसको नंबर 2 कर दिया आपने, इसको नंबर आपने 3 कर दिया, ये आपका नंबर 4 हो गया, ये आपका नंबर 5 हो गया। अगर इन सभी को हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास n इंटीग्रल्स हो जाएंगे। तो अब देखिए लिमिट x0 टू x1 है, फिर x1 टू x2 है, तो टोटल लिमिट जो है वो आपकी क्या बन जाएगी, x0 टू xn। अगर हम इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो आप क्या लिख सकते हो, देखिए यहां लिख देता हूं मैं। अगर हम इन सभी इंटीग्रल्स को ऐड कर लेते हैं तो आवर लिमिट विल फ्रॉम x0 टू xn fx dx। अब देखिए 1 से लेके 5 तक सभी इंटीग्रल को आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि y0 जो है वो आपका केवल एक ही बार आया है, लेकिन y1 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, y2 है वो भी 2 टाइम्स आ रहा है, और लास्ट का जो yn है वो भी सिंगल टाइम आया है। बाकी सारे जो आपके जो फंक्शन वैल्यूज है वो डबल डबल आ रहे हैं। तो जब आप इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो h/2 तो कॉमन सब में ही आ रहा है बाहर, तो h/2 तो बाहर आ ही जाएगा। ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट जो टर्म रहेगी आपकी वो कौन सी रहेगी, y0, जो कि केवल सिंगल टाइम आ रहा है, प्लस
लास्ट जो टर्म है वो कौन सी रहेगी आपकी, वाई एन, वो भी कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। लेकिन बाकी जितनी भी टर्म्स है वो सब की सब कितनी बार आ रही है, 2 टाइम्स आ रही है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे 2, और अब जो टर्म्स आपकी आ रही है उनको यहाँ पे लिखा जा सकता है y1 प्लस y2, और ये टर्म्स आगे से आगे बढ़ती जाएगी। तो लास्ट टर्म जो आएगी इसके अंदर वो कौन सी आ जाएगी, yn माइनस 1। तो ये जो फॉर्मूला आपका आया है, दिस फॉर्मूला इज बेसिकली नॉन एज ट्रेपेजॉइडल रूल। चाहो तो इसको एक बार अपन नेक्स्ट पेज के ऊपर बड़ा करके लिख लेते हैं। सो लिमिट फ्रॉम x0 टू xn fx dx, then h by 2 y0 plus 2 y1 plus y2, लास्ट टर्म हो जाएगी yn minus 1, then yn. So this is basically known as trapezoidal rule. तो इस टाइप का न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन अगर आपको सोल्व करना हो तो किसी भी फंक्शन की आपको वैल्यूज होंगी, आपके पास टेबुलेटेड वैल्यूज होंगी, एंड यू कैन फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन बाय यूजिंग दिस ट्रेपेजॉइडल रूल। अब अगर आप जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूले के अंदर n की वैल्यू को 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देन यू विल गेट द सिम्पसन 1/3 रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए हमने क्या किया था कि जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूले के अंदर n की वैल्यू को कितना रखा था, 1 रखा था, और सेकेंड और हायर ऑर्डर के डिफरेंसेस को 0 किया था। यहाँ पर हम n की वैल्यू को कितना रख देंगे, 2 रख देंगे, थर्ड और हायर ऑर्डर डिफरेंसेस को यहाँ पे 0 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपका जो कर्व y इक्वल टू जो fx है वो अब एक पॉलिनोमियल बन जाएगा, कितने डिग्री का, 2 डिग्री का। तो अगर हमें हायर ऑर्डर डिफरेंसेस को 0 कर देते हैं तो हमारा जो जनरल क्वाड्रेचर जो फॉर्मूला है वो अब क्या बन जाएगा, उसको एक बार हम वापस से यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला बन गया हमारा x0 टू xn fx dx इक्वल्स टू nh y0 प्लस n बाई 2 डेल्टा y0 प्लस n 2n माइनस 3 बाई 12 डेल स्क्वायर y0। आगे के हायर ऑर्डर डिफरेंसेस को हमने यहाँ पे कितना कर दिया है, 0 कर दिया है। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम n की वैल्यू कितनी रख देंगे, 2 रख देंगे। अगर n की वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या बन जाएगा आपके पास, 2h y0 प्लस 2 बाई 2 डेल्टा y0 प्लस 2 क्रॉस 2 माइनस 3 बाई 12 डेल स्क्वायर y0। ये हमने यहाँ पे 2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। सो 2h y0, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो डेल्टा y0 क्या लिख देंगे हम, y1 माइनस y0 प्लस ये कितना हो जाएगा, देखो 2 क्रॉस 2 4 माइनस 3 1, और 2 बाई 12 कितना आ जाएगा, 1 बाई 6। सो वैल्यू आ गई 1 बाई 6। अब आपके पास डेल स्क्वायर y0, तो जब आप इसको खोलेंगे तो आप कितना लिखेंगे, y2 माइनस 2y1 प्लस y0। तो अब यहाँ से अगर हम इसको देखें तो y0 से ये y0 कैंसिल हो गया, क्या रह गया, केवल आपका y1 रह गया। तो यहाँ से अगर हम 6 एलसीएम लेके बाहर निकाल दें तो कितना आ जाएगा, 2h बाई 6 देन 6y1 प्लस y2 माइनस 2y1 प्लस y0। तो अगर आप इसको सोल्व करें तो ये बन जाएगा h अपॉन 3 और y2 आ गया आपके पास 6y1 माइनस का 2y1, तो कितना रह गया, केवल 4y1। ये थोड़ा ढंग से नहीं लिखा गया, इसको वापस लिख लेते हैं, 4y1 प्लस y0। तो ये वैल्यू आ गई हमारी किसकी,
n की वैल्यू 2 के लिए, इसका मतलब ये आ गया x0 से x2 fx देन dx। ये हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो अब जो नेक्स्ट वैल्यू जब आप रखेंगे लिमिट, तो वो लिमिट हमारी कहां से कहां तक होगी, x2 से x4 तक। तो अब यहाँ पे देखो नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पे y2 आया देन 4y1 प्लस y0। अगर हम इसी ट्रेंड को लिखते हुए नेक्स्ट इंटीग्रल लिखते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट इंटीग्रल की लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी हमारी, x2 टू x4 fx dx। तो अगर इसी पैटर्न को आप बना करके सिमिलरली अगर आप लिखते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, h/3 हायर लिमिट मतलब y4 प्लस कितना आ जाएगा 4y3 प्लस y2, ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे कितना आया देखो, h/3 y4 प्लस 4y3 प्लस y2। अब 1 और 2 को जब आप कंपेयर करते हैं तो देखिए कि y0 जो है वो आपका केवल एक ही बार आया और ये जो y2 है वो आपका 2 बार आ चुका है। और बाकी ये जो बीच की जो टर्म है उसके अंदर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हम इसी तरह हायर ऑर्डर टर्म को भी एक बार लिख के देख लेते हैं और फिर इन सब टर्म्स का क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। तो अब जैसे मैं नेक्स्ट हायर ऑर्डर टर्म लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिमिट लगा रहा हूँ, x की जो वैल्यू है वो x n माइनस 4 और x n माइनस 3। तो नेक्स्ट में फिर लिमिट लगा रहा हूं यहां पे x4 टू x6 fx dx। तो अगर आपको उसी पैटर्न पे इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे आप, h/3 सब में कॉमन है वो आ ही रहा है। अब अगर आपका ऊपर की वैल्यू x6 है तो यहाँ कितना आएगा y6, फिर एक कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4y5 और फिर वापस से कितना आएगा y4। ये पैटर्न आपको चलाना है। तो अगर इसी पैटर्न से आप हायर टर्म्स को लिखना चाहते हैं तो कितना लिखी जाएगी, जैसे कि मैंने लिमिट लगाया x n माइनस 4 से लेके x n माइनस 2 fx dx। तो h/3 तो टर्म कॉमन आएगी आएगी। पहली टर्म क्या आएगी, यहां से अगर आपको देखना हो तो यहां से दिख जाएगा आपको। तो फर्स्ट टर्म जो आपकी आनी है वो आएगी y n माइनस 2। नेक्स्ट टर्म के साथ में मल्टीप्लीकेशन में 4 आएगा और टर्म कितनी आ जाएगी y n माइनस, अगर 2 है तो इसके नेक्स्ट कम में जो टर्म आएगी वो कितनी आएगी n माइनस 3। और उससे कम में जाएंगे तो फिर टर्म कितनी आ जाएगी आपके पास y n माइनस 4। पानी तो वही है। नंबर है ना, सही लिखिए।
So we can write here x0 to x2 fx dx इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा h/3, और ये कितना आ रहा है y0, तो वैल्यू आ गई y0 प्लस 6y1 माइनस 2y1 कितना रह जाएगा आपका 4y1 देन प्लस y2। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो अगर हम इसी पैटर्न पे बाकी इंटरवल को भी सोल्व कर लेते हैं, तो नेक्स्ट इंटरवल जो है हमारा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे x2 टू x4 fx dx। तो पहली टर्म तो कॉमन आएगी कितनी h/3। अब जैसे कि पैटर्न आप देखिए लास्ट टर्म पे दिखा हमने, लोअर लिमिट x0 तो y0, हायर लिमिट x2 तो y2, और बीच में कितना आ गया 4y1। अगर हम इसी पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करेंगे तो लोअर लिमिट कितनी x2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका y2, तो y2 के बाद कितना आ जाएगा 4y3, और हायर टर्म कितनी y4। ये आपकी सेकेंड नंबर इक्वेशन आ गई। तो अब आप समझ गए होंगे किस तरह से इसको लिखना है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं x4 टू x6 fx dx h/3। तो देखिए क्या लिखेंगे आप इसको, सबसे पहली टर्म कौन सी आएगी आपकी y4 देन 4y5 देन प्लस y6। तो अगर आप हायर टर्म्स को लिखना चाहें तो हम लिमिट लगा देते हैं यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन की लिमिट सपोज हम ले लेते हैं x n-4 x n-2, सो fx dx h/3। तो लोअर लिमिट कितनी है x n-4, तो यह आ जाएगा y n-4 प्लस 4, एक इसको बढ़ा देना है तो कितना हो जाएगा n-3 प्लस y n-2, ये आ गया। और अब लास्ट अगर आपको इंटीग्रल लिखना है तो आप कहाँ से कहाँ लिमिट लगा देंगे x n-2 टू xn fx dx, सो h/3। अब पहली वैल्यू कितनी आ जाएगी y n-2 प्लस 4y n-1 देन yn। सो अब अगर इन सभी इंटीग्रल्स को आप ऐड कर देते हैं तो ऐड करते टाइम आपको क्या चीज देखना है यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे y4 आ रहा है और फिर यहाँ y4 आ रहा है, इसका मतलब ये जो टर्म आ रही है वो डबल हो रही है, ठीक है। और जो बीच की जो टर्म्स आ रही है वो 4 से मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन जो लास्ट की जो टर्म आ रही है जिसको आप yn कह रहे हैं वो एक ही बार आ रही है, और जो स्टार्टिंग में जो y0 आया था वो भी एक ही बार आया था। तो अगर इन सब इंटीग्रल को आप ऐड कर देते हैं तो हमारा जो फाइनल इंटीग्रल बनता है वो क्या बन जाएगा x0 टू xn fx dx इक्वल्स टू h/3, और जो फर्स्ट टर्म थी वो हमारी कितनी आ जाएगी y0। अब y0 आने के बाद बाकी जो टर्म्स थी 2 वाली वो कितनी थी 2। अब पहली जो टर्म आई थी वो कितनी थी y2, फिर कौन सी आई y4 देन y6, और लास्ट जो टर्म आई थी इसके अंदर वो कितनी आएगी y n-2। ये तो ट्वाइस वाले मल्टीप्लिकेशन वाली होगी, प्लस जो 4 वाली जो टर्म थी वो कौन कौन सी थी, पहली टर्म y1 आई थी, द नेक्स्ट टर्म आपकी y3 देन y5, और इस तरह से आपकी जो लास्ट जो टर्म आएगी वो कितनी आ जाएगी y n-1, और लास्ट की जो टर्म थी जो हमारी सिंगल थी दैट वाज द yn। सो बेसिकली दिस इज नोन एज सिम्पसन 1/3 रूल। तो अगर आपके पास फंक्शन की इन सब पॉइंट्स के ऊपर वैल्यूज गिवन है तो यू कैन डिटरमाइन द इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन fx dx बाय यूजिंग द सिम्पसन 1/3 रूल। तो हमने ट्रेपेजॉइडल रूल को देखा, हमने सिम्पसन 1/3 रूल को देखा, और नेक्स्ट हम बात करेंगे सिम्पसन 3/8 रूल की।
फॉर सिम्पसन 3/8 रूल आपको जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला में n की वैल्यू को 3 पुट करना होगा. सो पुटिंग n इक्वल्स टू 3 इनटू जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला एंड टेकिंग द कर्व y इक्वल्स टू fx थ्रू द पॉइंट्स x0 y0 x1 y1 x2 y2 and x3 y3 as a polynomial of degree 3 so that differences of order greater than 3 becomes 0. तो यहाँ पर हमने केवल फॉर्मूला भी 3 तक ही लिखा हुआ है, उसके आगे का फॉर्मूला लिखा हुआ भी नहीं है, क्योंकि इसके आगे के फॉर्मूले की जरूरत भी आपको नहीं पड़ती है. तो यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूले जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूले के अंदर हम n की वैल्यू कितनी रख देंगे, 3 रख देंगे. सो वी विल पुट द n इक्वल्स टू 3 इन दिस फॉर्मूला. तो अगर आप n इक्वल्स टू 3 इस फॉर्मूले में रख देते हैं तो ये फॉर्मूला देखिए क्या बन जाएगा आपका. यहाँ लिमिट लग जाएगी x0 टू x3 fx dx और n की वैल्यू 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3h देन y0 प्लस n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3y2 डेल्टा y0 प्लस अब 3 और 2 क्रॉस 3 कितना हो जाएगा 6 माइनस 3/12 डेल स्क्वायर y0 प्लस 3 एंड 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 24 डेल क्यूब y0. ये हमारा ब्रैकेट बंद. तो इसको वैल्यू को हमें सॉल्व करना है. तो वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल वैल्यूज है वो मैं एक बार यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ. सो ये कितना आ जाएगा 3h y0 प्लस 3y2 डेल्टा y0 और 6 माइनस 3 कितना हो गया 3 और 3 क्रॉस 3 कितना हो गया आपका 9. सो ये हो जाएगा 9/12. तो 9/12 को आप अगर 3 से क्रॉस कर देंगे तो 3/4 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी. सो नेक्स्ट वैल्यू विल बी 3/4 डेल्टा स्क्वायर y0. 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट इज द 1 एंड 3/24. तो 3/24 को जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 1/8 डेल क्यूब y0. तो हमारे पास कोफिशिएंट्स कितने आ गए 3/2 डेल्टा y0 प्लस 3/4 डेल स्क्वायर y0 प्लस 1/8 डेल क्यूब y0. अब इस इक्वेशन के अंदर हम इनकी वैल्यूज एक बार वापस से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो यहाँ पे एक बार फिर से लिख लेते हैं हम x0 टू x3 fx dx इक्वल्स टू 3h. देन फर्स्ट टर्म थी आपकी y0 प्लस 3/2 डेल्टा y0 को क्या लिख देंगे हम y1 माइनस y0. फिर नेक्स्ट आपका जो कोफिशिएंट आया था वो कितना आया था 1/4 और मल्टीप्लाई में क्या था डेल स्क्वायर. तो डेल स्क्वायर की जगह क्या लिखा जा सकता है y2 माइनस 2y1 प्लस y0 और उसके बाद कोफिशिएंट कितना था आपका 1/8. अब डेल क्यूब y0 को क्या लिखेंगे आप y3 माइनस y2 प्लस 3y1 माइनस y0. अब इस पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व करना है तो आप इसको सोल्व इजीली कर सकते हैं. मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अदरवाइज वीडियो का काफ़ी बड़ा हो जाएगा. तो इसको हम लिख लेते हैं 3h/8 और जब इसको सोल्व करके आप वैल्यू लाएंगे तो कितनी आएगी y0 प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस y3. ये हमारा फर्स्ट इंटीग्रल आ गया. तो अगर आप इसी पैटर्न पे दूसरे इंटीग्रल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट लिमिट हम ले लेंगे यहाँ पे x3 टू x6. तो लिमिट हो गई हमारी x3 टू x6 fx dx.
अब वैल्यू कितनी आएगी, बाहर तो सेम वैल्यू आएगी 3h/8, अंदर की जो वैल्यूज है अब वो क्या बन जाएगी, देखिए लिमिट के अकॉर्डिंग सिमिलरिटी से हमें चलना है। तो यहाँ पे लिमिट जब लोअर लिमिट x0 थी तो यहाँ पे y0 आया, अपर लिमिट x3 तो यहाँ पे y3 आया और बीच के टर्म में 3 आया है। तो इसी अगर पैटर्न से चलेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम y3, फिर लिखेंगे 3 y4 प्लस 3 y5 देन प्लस y6, ये टर्म हमारी इसके अंदर आ जाएगी। अगर आप इसी पैटर्न पे लास्ट टर्म को भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट टर्म जो है, सपोज मैं लिखता हूँ x की लिमिट लगा देता हूँ, सपोज n-3 और लास्ट लिमिट कहाँ तक है, xn तक, सो fx dx। तो अगर आप इसकी वैल्यू को सिमिलरली लिखना चाहेंगे तो कितना लिखेंगे, पहली वैल्यू कितनी है x n-3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा y n-3 प्लस 3y n-2 प्लस 3y n-1 एंड द लास्ट वैल्यू इज द yn। अगर इन सभी इंटीग्रेशन को आप ऐड कर दें तो आपकी जो फाइनल जो टर्म बनेगी उसमें देखिए कि जो फर्स्ट और जो लास्ट टर्म है वो तो सिंगल टाइम आई है, कौन कौन सी, ये वाली जो y0 वाली टर्म है और एक ये जो yn टर्म है ये तो सिंगल टाइम आ रही है, और ये जो y3 है ये यहाँ पे देखो 2 बार आ रहा है, तो जैसे y6 है तो वो भी 2 बार आएगा, और बीच की जो टर्म है वो 3 टाइम्स आ रही है। तो अगर आप इसी सिमिलर पैटर्न में इनको अगर आप फाइनल फॉर्म में लिखते हैं तो आपका जो फाइनल फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, x0 to xn fx dx इक्वल्स टू 3h/8 देन y0 प्लस, और लास्ट वैल्यू आपकी कितनी आनी है, आपने भी चेक किया, लास्ट वैल्यू इज द yn, ये दोनों सिंगल टाइम आएंगी। इसके अलावा कुछ वैल्यूज थी जो 3 के मल्टीप्लिकेशन में थी, वो कौन कौन सी थी, 3y1 प्लस y2 प्लस y4 y5, तो ये वैल्यूज तो थी 3 के मल्टीप्लिकेशन में, और कुछ वैल्यूज थी जो 2 के मल्टीप्लिकेशन में थी, जो 2, तो कौन कौन सी थी, y3 y6 लाइक दैट। तो लास्ट वैल्यू हो जाएगी yn-3। तो ये जो फाइनली फॉर्मूला आया दैट इज बेसिकली नॉन एज सिम्पसन 3-8 रूल। अब सिम्पसन 3-8 रूल क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जो फैक्टर आ रहा है दैट इज द 3/8 आ रहा है, और सिम्पसन 1/3 के अंदर ये फैक्टर कितना था, 1/3 था। तो आपने देखा कि जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला के अंदर जब आप n की वैल्यू को 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं देन यू गॉट द ट्रेपेजॉइडल रूल, व्हेन यू पुट द n इक्वल्स टू 2 यू गॉट द सिम्पसन 1/3 रूल, and in the last when you put the n equals to 3 we got the Simpson 3/8 rule. Thank you for watching this video.